हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइटिड्यू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर के अंदर सामान्य नोमेनक्लेचर व्युत्पन्न नामकरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं कि आईपीसी नामकरण। आईपीसी नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आईपीसी नामकरण होता है, आईपीसी नामकरण को जेनेवा सिस्टम भी कहा जाता है, जेनेवा पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सिस्टमेटिक नाम भी कहा जाता है, इसको क्रमबद्ध नामकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो नामकरण की अगर हम बात करें आईपीसी, आईपीसी का पूरा नाम, अगर हम आईपीसी की पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि आईपीसी नामकरण किसी न किसी रूल्स के आधार पर किया जाता है, तो वो रूल्स किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि जो हमारे पास आईपीसी नामकरण है किस रूल्स के आधार पर, किस फॉर्मूले पे आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी नामकरण के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जिस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि एक मैथ के अंदर एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले के आधार पर हम काम करते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि जैसे ग्रामर के लिए, जैसे सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस फॉर्मूला आता है। ठीक इसी प्रकार उस फॉर्मूले पे काम करते हुए हम क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार आईपीसी नामकरण में भी क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ठीक है, आज मैं उसको नामकरण को क्या करूंगा आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में इसका धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट करता जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले का एक साथ उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड किस प्रकार का है अपने पास। ठीक है, सिंपल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल कंपाउंड है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या होता है कि अपने पास एल्क होता है। एल्क का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर का हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब कार्बन होता है। तो कार्बन के आधार पर उसका नाम होता है। तो एल्क का क्या है? कार्बन का नाम है। ठीक है, एक कार्बन होता है तो क्या होता है? मेट होता है। दो कार्बन होता है तो उसका क्या बोलते हैं? एथ। तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट बोलते हैं, छह कार्बन की हो तो हेक्स बोलते हैं, सात कार्बन होता है तो हेप्टे बोलते हैं, आठ कार्बन होता है तो ऑक्ट बोलते हैं, नौ कार्बन होते हैं तो नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एल्क है। अच्छा, एल्क जैसे हमारे पास क्या होते हैं? कोई धातु होती है और उससे पहले कुछ शब्द जुड़ते हैं और उसके बाद में कुछ शब्द जुड़ते हैं। जो पहले जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं उपसर्ग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास होते हैं एल्क होते हैं, इनके पहले कुछ शब्द जुड़ते हैं, उसको केमिस्ट्री में बोला जाता है पूर्वलगन। क्या बोला जाता है? पूर्वलगन बोला जाता है। अच्छा, पूर्वलगन दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है प्राथमिक पूर्वलगन और एक क्या होता है? द्वितीयक पूर्वलगन। अच्छा, एल्क में इनसे जस्ट इधर का लिखा जाता है वो प्राथमिक पूर्वलगन, उसके बाद में आए उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक पूर्वलगन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अपने पास हमारे पास शब्द होता है, उस धातु होती है, उसके बाद में कुछ शब्द जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जो प्रत्यय होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। ठीक है, अब हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर अनुलग्न होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। अच्छा, एल के जस्ट बाद में आता है उसको प्राथमिक अनुलग्न, और उसके जस्ट बाद में आया उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न होते क्या है। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि द्वितीयक पूर्वलगन क्या होता है। अच्छा, द्वितीयक पूर्वलगन प्रतिस्थापी होते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले प्रतिस्थापी, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई प्रतिस्थापी होता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास प्रतिस्थापी हेलोजेंस आ जाए तो उनको क्या बोलेंगे? फ्लोरो। अगर हमारे पास क्या हो जाए? हेलोजन आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। ठीक है, हेलो। ठीक है, अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरो, क्लोरीन आ जाए तो क्लोरो, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो, आयोडीन आ जाए तो आयोडो। आर मतलब होता है एल्किल, या आ जाए तो क्या बोलेंगे? एल्किल। और अच्छा, एल्किल अपने पास एक कार्बन की हो सकती है, दो कार्बन की हो सकती है, तीन कार्बन की हो सकती है। ठीक है, एक कार्बन की हो तो क्या बोलेंगे? मेथिल। दो कार्बन की होती है एथिल। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं? C2H5 भी लिखते हैं। हम बात करते हैं तीन कार्बन की होती है तो प्रोपिल लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं OR। OR एल्कोक्सी, ऑक्सीजन है। अच्छा, R है, R की वजह से तो हमने क्या बोला? एल्क।
और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सी बोले हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, एल्कोक्सी, ठीक है। OCH3 मतलब R है, R का मतलब होता है कि एक कार्बन हो सकता है, दो भी हो सकता है, ज्यादा कार्बन भी हो सकता है। अच्छा, ऑक्सीजन की बात है, एक कार्बन आ जाए तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। दो कार्बन, अगर हमारे पास दो कार्बन आ जाए तो क्या बोलेंगे, एथॉक्सी। क्या बोलेंगे, एथॉक्सी, ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, OC2H5, इसको क्या बोलेंगे, एथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथॉक्सी बोलेंगे, ठीक है। तीन कार्बन का आ जाए तो प्रोपॉक्सी, चार कार्बन का आ जाए तो प्यूटॉक्सी। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक पूर्व लगन। अच्छा, प्राथमिक पूर्व लगन अपने पास डिपेंड करेगा कि कंपाउंड में क्या क्या है। अच्छा, कंपाउंड में रिंग हो तो साइक्लो लिखते हैं, ठीक है। रिंग हो साइक्लो लिखते हैं, या बाईसाइक्लो लिखते हैं, या फिर स्पाइरो लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो कंपाउंड आएगा, तो जब कंपाउंड आएगा तब हम देख लेंगे कि साइक्लो का प्रयोग कब करेंगे, बाईसाइक्लो का प्रयोग कब करेंगे, और स्पाइरो का कब उपयोग करेंगे, ठीक है। साइक्लो का अधिकतम जैसे रिंग होती है, जैसे इस तरीके से, तो और भी हो सकती है, जैसे इस टाइप की रिंग हो, अपने पास 3 मेंबर, 4 मेंबर, फिर 5 मेंबर, तो साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। अधिक मैक्सिमम केस के अंदर अपने पास ऐसे वाले केस आएंगे, साइक्लो परत का प्रयोग किया, बाईसाइक्लो और स्पाइरो का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपने पास एल्क तो हो ही गया। एल्क में हमारे पास क्या है कि हमारे पास कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन काउंट कर लेंगे, उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है कि प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। अच्छा, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है कि हमारे पास कार्बन श्रृंखला है, तो कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है क्या। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाते हैं एन। तो बॉन्ड नेम क्या होगा, प्राथमिक अनुलग्न में क्या लिखेंगे, बॉन्ड नेम, मतलब बॉन्ड का नाम, कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ओके। अगर मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, बॉन्ड नेम इन लगाएंगे, ठीक है। और यदि मान लो कि अपने पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड नेम हम क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, इन आयन लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अपने पास जो कार्बन श्रृंखला है, उस कार्बन श्रृंखला में दो डबल बॉन्ड आ जाए, तो संख्या में दो डबल बॉन्ड आ जाता है तो ए डाइइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए डाइइन। और यदि मान लो कि अपने पास क्या है कि कार्बन श्रृंखला के अंदर दो डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे दो डबल बॉन्ड आ जाए ऐसे दो हमारे पास क्या आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। दो डबल बॉन्ड कैसे आएंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड आए हमारे पास, दो। तो जब दो डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, एट डाइइन लिखेंगे, ठीक है। बॉन्ड नेम में क्या लिखेंगे, एट डाइइन, ठीक है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हमारे पास, जैसे 1 2 3 4, जैसे अपने पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, संख्या में कितने हैं, दो है, तो दो डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखेंगे, ए डाइइन लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो बॉन्ड नेम में हम क्या लिखेंगे, ये इन आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन आयन लिखेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये अपने पास क्या होता है, एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस कंप्लीट फॉर्मूले के अंदर अधिकांश मैक्सिमम केस के अंदर अपने पास जो काम में आता है फॉर्मूला, एल का आता है, बॉन्ड नेम आता है, और अपने पास क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। ये तीन ज्यादा काम में आते हैं। मैंने क्या बोला, एल के तो एक तो क्या काम में आएगा, एल का आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, बॉन्ड नेम आएगा, और तीसरा क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये काम में आता है। अच्छा, ये देखेंगे जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, क्रियात्मक समूह, ठीक है। इससे पहले हम क्रियात्मक समूह पढ़े थे, तो उन क्रियात्मक समूह का नाम पढ़े थे। इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न भी होता है, तो अनुलग्न लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम आगे के लेक्चर्स के अंदर क्रियात्मक समूह का अनुलग्न भी पढ़ेंगे। जब हम नामकरण पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह का नामकरण, तो वहां पे हम स्टडी करेंगे क्रियात्मक समूह के अनुलग्न क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपने पास क्या होता है कि क्रियात्मक समूह का जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो लिखा जाता है। तो बात समझ में आ गया। मैक्सिमम केस में अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, एल का नाम लिखेंगे, उसके बाद में बॉन्ड नेम लिखेंगे, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, एल बॉन्ड नेम और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसको आधार मानते हुए हम नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ, देखिए अब हम बात करते हैं कि अपने पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपने पास दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है।
अच्छा, नामकरण होता है वो नियमों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक ना होता है जिस प्रकार से आपका जो नाम होता है स्कूल्स में जो होता है नाम होता है रजिस्टर में होता है वो सिस्टमेटिक होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा होता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी नामकरण पढ़ेंगे तो वो नामकरण क्या होगा, सिस्टमेटिक होता है, यानी कि नियमों के आधार पर चलेंगे। ऐसे नहीं है कि हमारे पास अलग अलग प्रतिस्थापी है तो किसी का नाम पहले लिख रहे हैं किसी का नाम बाद में लिख रहे हैं, एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि किन नियमों के आधार पर नामकरण किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भी नामकरण करेंगे अपने हाइड्रोकार्बन में भी किस प्रकार देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एलपीसी नाम, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एलपीसी नामकरण के लिए रूल्स है, अपने पास नियम है, ठीक है। तो वो कौन कौन से नियम है चलो देखते हैं। पहला नियम अपने पास जनक श्रृंखला, मतलब एल्क जनक श्रृंखला क्या होती है, एल्क होगी, मतलब कितने कार्बन है, ठीक है। तो वो चुनेंगे मुख्य श्रृंखला का चयन। अच्छा, जो एल्क चुन लेंगे अपन, मतलब है लंबी श्रृंखला चुन लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, मुख्य श्रृंखला कहेंगे। अच्छा, बात आती है कि मुख्य श्रृंखला एल के रूप में किसे चुनेंगे अपन, ठीक है। तो पहली बात यह है कि उसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम होती है। क्या होगी, अधिकतम संख्या होगी। जैसे मान लो कि अपने पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 4, अगर हम ऐसे काउंट करते हैं हमारे पास कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट किए तो एक कार्बन बढ़ गया, मतलब तो कार्बन कितने हैं, 5। दूसरे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तो अपने पास कितने कार्बन हो चुके हैं, 6 कार्बन हो चुके हैं। तो मतलब है कि अपन कौन सी वाली श्रृंखला काउंट करेंगे, इसे काउंट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 ही हो रहा है, 1 2 3 4, ऐसे 5 ही हो रहा है। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी बनी, सबसे लंबी श्रृंखला अपने पास ये वाली बनी है, ठीक है। तो हमने क्या माना है, इसे मुख्य श्रृंखला के रूप में माने हैं, ठीक है। तो ये क्या चुने हमने, मुख्य श्रृंखला, ये क्या है अपने पास, मुख्य श्रृंखला है। मतलब अपने को एल्क पता चल गया है कि अब इसमें इस हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्क क्या है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे कार्बन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन छुपे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट नियम, यदि 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं समान कार्बन की आए तो उसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिकतम हो। यानी कि पहली कंडीशन तो ये थी कि मुख्य श्रृंखला के रूप में उसे चुनेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे भी कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास 2 श्रृंखलाएं ऐसे है, एक से ज्यादा ऐसी श्रृंखलाएं जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, तो हम किसको मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे, तो हम उसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या जुड़ी हुई हो, प्रतिस्थापी जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि देखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन आए, 6 कार्बन, ठीक है। दूसरा देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी काम करते हैं तो 6 कार्बन बने हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 ही कार्बन बने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अपने पास क्या है कि मैक्सिमम में कितने कार्बन का है, 6 कार्बन, तो उसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे। अच्छा देखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 प्रतिस्थापी आता है, एक प्रतिस्थापी ये आया और दूसरा प्रतिस्थापी ये आएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसको लेंगे तो हमारे पास कितने प्रतिस्थापी आएगा, एक यहीं पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गया तीसरा, और चौथा यहाँ पे आ गया। मतलब लंबी श्रृंखला के रूप में हमें इसको मानेंगे, ये अपने पास क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, मुख्य श्रृंखला मानेंगे। तो कितने कार्बन है, पहली बात तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिस्थापी, अच्छा एक प्रतिस्थापी ये है, दूसरा प्रतिस्थापी ये है, तीसरा प्रतिस्थापी है, चौथा प्रतिस्थापी ये है। तो इसमें कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, 4 प्रतिस्थापी, यानी कि ज्यादा प्रतिस्थापी वाली। तो अपने पास यहाँ पे क्या 6 कार्बन की 2 श्रृंखलाएं थी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, एक तो ये थी, तो इसके अंदर एक प्रतिस्थापी ऊपर था और एक प्रतिस्थापी नीचे है, 2 प्रतिस्थापी आ रही थी, ठीक है। दूसरा हमने ये सेलेक्ट किया है, इसमें अपने पास क्या 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसे जो हमने सेलेक्ट किया है इससे जुड़े हुए कितने प्रतिस्थापी है, 4 है, 1 2 3 4, इसलिए मुख्य श्रृंखला हम इसे मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन चुकी है अपने पास, मुख्य श्रृंखला क्या बन चुकी है, मुख्य श्रृंखला बन चुकी है। मतलब है ये एल्क है अपने पास, क्या होगी, एल्क होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो पहला नियम क्या है, मुख्य श्रृंखला चुनने के लिए उसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन लेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि मुख्य श्रृंखला में अपने पास कार्बन की संख्या दो अपने पास क्या है, समान है। दो या दो से अधिक श्रृंखला ऐसी है जिसमें कार्बन की संख्या क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये सोचेंगे कि उस लंबी श्रृंखला के अंदर प्रतिस्थापी किसमें ज्यादा है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम। अब अपने पास क्या है कि प्रतिस्थापी भी समान हो सकते हैं, कि कार्बन की संख्या भी समान हो जाए, प्रतिस्थापी की संख्या भी समान हो जाए, तो हम किसे मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे, फिर हम उस कार्बन श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापी नजदीक आता है, पहले आता है, ठीक है। चलो देखते हैं, यदि दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं में कार्बन की संख्या तथा प्रतिस्थापियों की संख्या समान हो, मतलब कार्बन की संख्या भी समान हो जाए और प्रतिस्थापी की संख्या भी समान हो जाए, तो उसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे जिसमें प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला में बात करती है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, ठीक है। अगर हम ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, ऐसे वाली तो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं, केवल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास 6 कार्बन है। लंबी श्रृंखला में कार्बन ज्यादा होने चाहिए, पहला नियम है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंट करेंगे तो 8 कार्बन है। मतलब अपने पास कार्बन श्रृंखला में 8 कार्बन वाली दो ब्रांच है, एक तो सीधी वाली और एक ऐसे वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये वाली मुख्य श्रृंखला लेते हैं या फिर ये मुख्य श्रृंखला लेंगे, ठीक है। दो श्रृंखला है अपने पास, एक तो या तो ये मानेंगे, ठीक है, या फिर ये वाली मानेंगे, ठीक है, मुख्य श्रृंखला के रूप में। अब ये देखेंगे कि अपने पास है, इसमें भी 8 कार्बन है और इसमें भी कितने कार्बन है, 8 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। और प्रतिस्थापी की बात करें तो इसमें कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, चलो देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने प्रतिस्थापी है, देखेंगे एक प्रतिस्थापी यहाँ पे आ गया, दूसरा प्रतिस्थापी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर हम सीधी श्रृंखला की बात करें तो सीधी श्रृंखला में देखना, एक प्रतिस्थापी यहाँ पे आ गया और दूसरा प्रतिस्थापी यहाँ पे आ गया। मतलब क्या हुआ कि कार्बन की संख्या समान है, प्रतिस्थापी की संख्या भी समान है, तो हम किसको मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे। और अपने पास लंबी श्रृंखला 2 है, 8 कार्बन की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट नियम क्या है कि जिधर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। अब देखेंगे इधर हमें प्रतिस्थापी अपने पास ये है, ठीक है। इसमें इस प्रतिस्थापी को अगर नंबरिंग देंगे तो कितना मिलेगा, 1 2 3, यहाँ से कितने नंबर मिल रहे हैं अपने को, 3 नंबर मिल रहा है, ओके। अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2, ये 2 नंबर पे ही आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर को मिल रहा है। तो हम मुख्य श्रृंखला किसको मानेंगे, हम इसको मुख्य श्रृंखला मानेंगे, ठीक है, इसको हम मुख्य श्रृंखला नहीं मानेंगे। तो बात समझ में आ गई कि किसको हम मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे, हम इसको मुख्य श्रृंखला के रूप में मानेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि मुख्य श्रृंखला में कौन सी आएगी, ठीक है। तो मुख्य श्रृंखला में हमने ये सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनी जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें अपने पास क्या है कि कार्बन की संख्या हमारे यहाँ 8 कार्बन है और प्रतिस्थापी की संख्या स्थिति देखो 1 और दूसरे नंबर पे आ गया, कितने नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, इसलिए हम इसे लंबी श्रृंखला के रूप में मानेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, मुख्य श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला। मतलब हमने एल के सेलेक्ट कर लिया है, एल का, ठीक है। तो अभी हमें मुख्य श्रृंखला सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नंबरिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। चलो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हमने जो अभी अभी सीखा है कि मुख्य श्रृंखला कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने मुख्य श्रृंखला सेलेक्ट करने के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसके मुख्य श्रृंखला मतलब एल को सेलेक्ट करने के लिए कुछ नियम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला नियम अपने पास ये था कि लंबी श्रृंखला में ज्यादा कार्बन होने चाहिए। दूसरा क्या होने चाहिए थे कि अपने पास प्रतिस्थापी ज्यादा होने चाहिए थे। तीसरा नियम क्या था कि जिधर प्रतिस्थापी नजदीक होता है तो उसे मुख्य श्रृंखला में चुने थे, ठीक है। ये 3 नियम थे। तो सबसे पहले इसकी बात आती है,
अच्छा ये देखेंगे कि अगर इसको मुख्य श्रृंखला मानते हैं तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, इसमें है 5 कार्बन है, ठीक है। अगर हम इसे मुख्य श्रृंखला के रूप में माने, जैसे इसको हम मुख्य श्रृंखला में मानते हैं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। अगर हम इसको मुख्य श्रृंखला के रूप में मानते हैं तो इसमें कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। तो हम मुख्य श्रृंखला के रूप में किसे मानेंगे, मुख्य श्रृंखला के रूप में 6 कार्बन वाले को मानेंगे, 5 वाले कार्बन और 4 वाले कार्बन को हम नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई। अगले कंपाउंड की बात आती है। अगले कंपाउंड में ये देखेंगे कि लंबी कार्बन श्रृंखला देखेंगे, एक को हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। अब हम दूसरी श्रृंखला की बात आती है, एक ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन, इधर से भी 6 कार्बन मिले। एक ऐसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। तो सबसे पहली बात आती है कि जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उसे ही हम मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे। तो ये भी कट गया और ये भी क्या हो गया, कट गया। तो मुख्य श्रृंखला में हम किसे मानेंगे, 7 कार्बन वाले को मानेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात आती है। इस कंपाउंड के अंदर लंबी श्रृंखला किसे मानेंगे, अच्छा ये देखेंगे लंबी श्रृंखला के रूप में इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपन लंबी श्रृंखला के रूप में इसे सेलेक्ट करें। अच्छा इसको सेलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, ठीक है। दूसरा ये भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको ये यूं सेलेक्ट कर ले तो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने कार्बन आए, 8 कार्बन। तो सबसे लंबी श्रृंखला मेरे को यही दिख रही है, ठीक है। आपको भी यही दिख रही है ना। इसके अलावा अगर हम इसको काउंट करें, देखिए एक सीधी वाली तो 3 कार्बन आएंगे, तो इसको भी मुख्य श्रृंखला में नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। मुख्य श्रृंखला में किसे मानेंगे, 8 कार्बन वाले सेल को मानेंगे, इसको मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मुख्य श्रृंखला का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आप वीडियो को पॉज करके इसको चेक कीजिए कि मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, ठीक है, और अपने उत्तर की जांच कर लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कर लिए होंगे आप, चेक कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें लंबी श्रृंखला ये है, इसे मानते हैं तो कितने कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली है, ठीक है। अगर हम इसको माने तो देखो, अगर इसको मानते हैं तो कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन। अगर हम इसको माने, देखिए लंबी श्रृंखला के रूप में इसे मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आ रहे हैं 8 कार्बन, ठीक है। तो मुख्य श्रृंखला में किसे मानेंगे, 5 कार्बन, 8 कार्बन या 6 कार्बन, जिसमें ज्यादा कार्बन, अच्छा ज्यादा कार्बन किसमें है, इस वाली चेन के अंदर है, ठीक है। तो इसे मुख्य श्रृंखला में मानेंगे, इसे मुख्य श्रृंखला में, और इसे मुख्य श्रृंखला में नहीं मानेंगे, ठीक है। तो चेक कर लिए होंगे, ठीक है। अगर आपका ये सही आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए कि हमारा सही था, ठीक है। अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए, ठीक है। चलो इस कंपाउंड की बात आती है। चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसमें मुख्य श्रृंखला सेलेक्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। अभी हम इसका आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, अच्छा नोट कर लिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, फिर अपना उत्तर की जांच करना, ठीक है। अब देखेंगे सबसे लंबी श्रृंखला में हम सुविधा के लिए तो सबसे सीधी वाले पहले काउंट करते हैं कि लंबी श्रृंखला है या नहीं है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ऐसे भी तो ले सकते हैं पर चलो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन आए, 6 कार्बन आए, ठीक है। अब एक श्रृंखला ऐसे भी तो बच गई अपने पास, इसको चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अच्छा अपने पास 6 कार्बन, ये वाली तो हट ही गई, अपने पास ये वाली तो हट ही गई, ठीक है। तो इसका तो टर्मिनेट हो गया। अब बात आती है कि 6 कार्बन वाली है अपने पास, तो एक तो 6 कार्बन वाली ये है और दूसरी 6 कार्बन वाली ये है, ठीक है। अब हम बात करें तो इस वाली 6 कार्बन वाली में कितने प्रतिस्थापी जुड़ी हुई है, एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है इधर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, इसमें अपने पास जुड़े हुए हैं केवल एक प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापियों की संख्या यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसको लेते हैं तो ये वाला प्रतिस्थापी आ जाएगा, ठीक है। हाँ
और अगर हम बात करें इसको लेते हैं तो इसमें भी ये वाला प्रतिस्थापी आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, 6 एग्जांपल। इसको चेक करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला किसके अंदर है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से सीधी श्रृंखला मानते हैं तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने कार्बन आए, 6 कार्बन आए। ठीक है, अगर हम इसको मुख्य श्रृंखला के रूप में माने तो कितने कार्बन आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन आए, 6 कार्बन आए। ठीक है, ऐसा भी तो ले सकते हैं अपन, ऐसे लेंगे तो कितने कार्बन आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन आए। ठीक है, तो मुख्य श्रृंखला में किसे मानेंगे अपन, सबसे पहला नियम तो ये कि मुख्य श्रृंखला उसे मानेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा हो। ठीक है, तो ज्यादा कार्बन किसमें आ रहे हैं, इसके अंदर, तो इसको मुख्य श्रृंखला में नहीं मानेंगे, इसको मुख्य श्रृंखला में नहीं मानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड में। इस वाले कंपाउंड में तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बना के देखना कि इसमें मुख्य लंबी श्रृंखला कौन सी होगी। ठीक है, तो आज के लिए तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारे पास क्या है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर मुख्य श्रृंखला कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 नियम पढ़े हैं। पहला नियम क्या है, मुख्य श्रृंखला उसे मानेंगे जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, दूसरा नियम हमने ये पढ़ा है कि मुख्य श्रृंखला में यदि कार्बन की संख्या बराबर आ रही है तो उसे मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनेंगे जिसमें प्रतिस्थापी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तीसरा नियम अगर ये पढ़े हैं कि अगर हमारे पास कार्बन की संख्या भी बराबर हो, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या भी बराबर हो, प्रतिस्थापी की संख्या भी बराबर होती है, फिर हम ये चेक करेंगे कि प्रतिस्थापी किधर नजदीक आ रहा है, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक किधर से मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आधार पर हम क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला चयन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि मुख्य श्रृंखला का चयन किया है। ठीक है, अब उस मुख्य श्रृंखला जो चुन चुके हैं उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है कि नंबरिंग देनी पड़ती है और उसके बाद में नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, इतना ही नियम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रृंखला का अंकन, मतलब है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर श्रृंखला का अंकन के लिए क्या नियम है तथा उसका नाम। ठीक है, अब हम देखेंगे अंकन उधर से करते हैं जिधर प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। क्या मिलना चाहिए, जिधर प्रतिस्थापी को कम अंक मिले उधर हम क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का अंकन करेंगे। ठीक है, तो अंकन से पहले अपना पहला रूल फॉलो होना चाहिए कि पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, तो अपन इसके अंदर मुख्य श्रृंखला चुनते हैं। अच्छा, इसके अंदर लंबी श्रृंखला के अंदर अपने पास कितने कार्बन, 1 2 3 4। अच्छा, ये मुख्य श्रृंखला है, ये कौन सी श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला। ठीक है, मुख्य श्रृंखला है मतलब अपने पास क्या है, एल्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये अपने पास पार्श्व श्रृंखला, मतलब है साइड चेन। क्या है, साइड चेन। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला जिसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, क्या बोलेंगे, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे मुख्य श्रृंखला है और दूसरा अपने पास क्या है, साइड चेन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका नाम कैसे लिखा जाए। तो हमने यहाँ पे क्या है कि मुख्य श्रृंखला चुन ली है, उसके बाद में दूसरा नियम क्या है कि नंबरिंग करना। अच्छा, नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर हम बात करती है इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो अपने को क्या मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रतिस्थापी कितने, साइड चेन पार्श्व श्रृंखला है, प्रतिस्थापी को कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है। अच्छा, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमें 2 ही नंबरिंग मिल रहे हैं प्रतिस्थापी को। ठीक है, तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, गलत है, तो नीचे वाली नंबरिंग क्या है, सही है। ठीक है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, हमें इधर से करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से करते हैं तो प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आता है और इधर से करते हैं तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो नंबरिंग उधर से करते हैं, चुनी गई मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। ठीक है, हम इधर से करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं क्योंकि ये वाली नंबरिंग तो क्या हो गई है, गलत हो गई है। ठीक है, इससे ही हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि नाम लिखना। सेकंड अपने पास क्या है, नाम लिखना। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए नाम लिखने के लिए केवल एक ही फॉर्मेट काम में लेंगे अपन। क्या काम में लेंगे, सबसे पहले तो एल्क लिखें, एल का नाम लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे बॉन्ड नेम। ठीक है, तो ये बॉन्ड नेम है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो क्या लिखने वाले हैं, एल का नाम और उसके बाद में बॉन्ड नेम। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या है
कि मुख्य श्रृंखला में एल्क है। एल्क में अपने पास क्या है, इसमें प्रतिस्थापी भी आ गया है। क्या आ गया है? प्रतिस्थापी। ठीक है, तो प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा? सबसे पहले प्रतिस्थापी में अपने पास क्या है, कितने कार्बन का है? एक कार्बन का है। अब एक कार्बन का होता है तो उसको हम बोलते हैं मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। ठीक है, अभी कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो इस साइड चेन का नाम क्या है? 2 मेथिल है। ठीक है, अब बात आती है मुख्य श्रृंखला का नाम। अच्छा, मुख्य श्रृंखला का नाम कैसे करेंगे? एल्क प्लस बॉन्ड नेम। अभी मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो साइड चेन है उसका नाम कैसे करेंगे। इसका नाम हम करेंगे एल्क, उसके बाद में इल, इसके अनुसार नाम करते हैं। ठीक है, अब इसमें एल्क कितना? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं अपन? मेथ, और उसमें इल जोड़ देंगे तो क्या लगा हो जाएगा? मेथिल। अच्छा, इसकी स्थिति भी बताते हैं। तो ये कितने नंबर पे? 2 नंबर, तो ये 2 मेथिल हो गया। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला का नाम किसके अनुसार लिखते हैं? वो एल्क और बॉन्ड नेम। एल्क, उसके बाद में बॉन्ड नेम। ठीक है, एल्क में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। अच्छा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगा देंगे? यहाँ पे अपन एन लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसमें देखेंगे पहले तो क्या आएगा? प्रतिस्थापी का नाम, और उसके बाद में मुख्य श्रृंखला का नाम। ठीक है, पहले तो साइड चेन का नाम। साइड चेन का नाम क्या है? साइड चेन का नाम है 2 मेथिल, और उसके बाद में अपने पास मुख्य श्रृंखला का नाम क्या है? ब्यूटेन। ये आ चुका है ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंपाउंड की बात आती है। यदि मुख्य श्रृंखला में दोनों ओर से पहला प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आए तो नंबरिंग अगले प्रतिस्थापी के अनुसार करेंगे। अगर मान लो कि हमने क्या किया, मुख्य श्रृंखला चुन ली और हम बात करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, लेकिन कंडीशन ये हो जाए कि हम नंबरिंग के दौरान दोनों तरफ से जो पहला प्रतिस्थापी है अगर बराबर स्थिति में आ जाए तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मुख्य श्रृंखला में दोनों ओर से पहला प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आता है तो नंबरिंग किधर से करेंगे? अगले प्रतिस्थापी के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार? अगले प्रतिस्थापी। चलो देखते हैं। ये अपने पास क्या है कि लंबी कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, इस लंबी कार्बन श्रृंखला में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इधर से नंबरिंग किए तो हमारे को ये नंबरिंग मिली। इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या मिलेगी? 1, और ये दूसरा कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी मिल रहा है। ठीक है, 2 नंबर पे, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला प्रतिस्थापी 2 नंबर पे मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यदि मुख्य श्रृंखला में दोनों ओर पहला प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आए तो नंबरिंग अगले प्रतिस्थापी के अनुसार करेंगे। ठीक है, अगर हम इधर से करते हैं तो ये दूसरे नंबर पे मिल रहा था। ठीक है, और इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो हम अगला प्रतिस्थापी चेक करेंगे। अगला प्रतिस्थापी ये है। ठीक है, अगर हम इधर से करते हैं तो अगला प्रतिस्थापी 3 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। अगर नीचे से नंबरिंग करते हैं तो अगला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है? 5वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम नाम तो कौन सी नंबरिंग सही रहेगी? जो कम अंक वाली हो, मतलब प्रतिस्थापी नजदीक इधर से पड़ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से नजदीक नहीं पड़ रहा है, इधर से 5वें नंबर पे, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है और नीचे वाली नंबरिंग क्या होगी? यहाँ पे गलत होगी। ठीक है, तो नीचे वाली नंबरिंग गलत है, इसलिए मैं नीचे वाली नंबरिंग को क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपना अगला प्रतिस्थापी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? ऊपर वाली नंबरिंग को वरीयता ज्यादा देंगे। ठीक है, अब बात है इस कंपाउंड का नाम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अपने पास है मुख्य श्रृंखला, ये है मुख्य श्रृंखला और 3 प्रतिस्थापी है। अच्छा, 3 प्रतिस्थापी, एक तो 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे और एक 6 नंबर पे है। ठीक है, तो हम इस 2 नंबर पे 2 मेथिल है, ये 2 मेथिल है, और अपने पास 3 नंबर पे मेथिल है। एक तो 2 नंबर पे मेथिल है, दूसरा 3 नंबर पे मेथिल है। ठीक है, और अगला प्रतिस्थापी कहाँ पे है? 6 नंबर पे है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 6 मेथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 मेथिल। अच्छा, प्रतिस्थापी का नाम से पहले उसकी स्थिति भी बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास क्या है? ये है एल्क, अपने पास मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, ये मुख्य श्रृंखला है।
अच्छा, मुख्य श्रृंखला का नाम किसके अनुसार करेंगे? पहले क्या आएगा? एल्क और उसके बाद में बॉन्ड नेम। ठीक है, पहले तो आएगा एल्क, उसके बाद में आएगा बॉन्ड नेम। अच्छा, एल्क में कितने कार्बन? इसमें है 7 कार्बन, तो क्या लिखा जाएगा? एक्स, और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, एन आएगा, हेक्सेन। अच्छा, इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखते हैं, देखिए प्रतिष्ठा भी अपने पास क्या एक से ज्यादा आ गए, तो यदि कोई समूह एक से अधिक बार आए तो निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, 2 समान समूह आए तो डाई का प्रयोग करते हैं, यदि 3 समान समूह आए तो ट्राई का प्रयोग करते हैं, 4 समान समूह आए तो टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं, और 5 समान समूह आए तो पेंटा शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मैथिल है, ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है, समान समूह आ गए, और ये की संख्या भी कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले प्रतिस्थापी का नाम आएगा, तो 2 तीसरे नंबर पे और छठे नंबर पे, संख्या कितनी है कि 3, तो यहाँ पे लेंगे ट्राई और उसके बाद में मैथिल, और मुख्य श्रृंखला का नाम क्या आएगा? उसके बाद में हेक्सेन आएगा। क्या आएगा? हेक्सेन। ठीक है, इस तरीके से इस कंपाउंड का क्या हो चुका है? आईपीसी नामकरण हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, यदि मुख्य श्रृंखला में दोनों ओर पहला प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आए, ठीक है, तो अगला प्रतिस्थापी ना हो, यानी कि दोनों तरफ से अगर नंबरिंग कर रहे हैं, पहला प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आ रहा हो और अगला प्रतिस्थापी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि दोनों प्रतिस्थापी है उनका अंग्रेजी वर्णमाला चेक करेंगे। तो नंबरिंग किसके अनुसार करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे। ठीक है, यदि मुख्य श्रृंखला में दोनों ओर से पहला प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आए तथा अगला प्रतिस्थापी समान हो तो नंबरिंग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। ठीक है, और नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं? लंबी श्रृंखला के रूप में इसको चुनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नंबरिंग की बात होती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से नंबरिंग दिए तो हमारे पास ऐसे नंबरिंग, और इधर से देंगे तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, इस तरीके से। अगर हम इधर से नंबरिंग देते हैं तो प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं? 4। पहला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है? अपने पास तीसरे नंबर पे आ रहा है। किधर से आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो पहला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। अच्छा, इसके एक काम करते हैं कि हम इसमें एक कार्बन को कम कर देते हैं। ठीक है, एक कार्बन कम करेंगे तो अपना ये नियम फॉलो हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 ये 2 और 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अभी देखेंगे कि अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला प्रतिस्थापी किधर पे आया है? यहाँ पे अपने पास तीसरे नंबर पे आया। कौन से नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे आया। ठीक है, ये वाला जो प्रतिस्थापी है, यहाँ पे जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है वो किस नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो देखो 1 2 3, फिर से किधर से आया? ये तीसरे नंबर पे आ गया। ये प्रतिस्थापी आ चुका है कितने नंबर पे आया है? तीसरे नंबर पे। अगर हम नंबरिंग ऊपर से करते हैं तो पहला प्रतिस्थापी किधर से है? तीसरे नंबर पे। अगर नंबरिंग हम नीचे की तरफ से करते हैं तो पहला प्रतिस्थापी किधर से आया? तीसरे नंबर पे है। मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रतिस्थापी समान अंक में है, और अगला प्रतिस्थापी भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसमें तो क्या था कि अगला प्रतिस्थापी था 2 नंबर पे, यहाँ पे मिल गया, और इधर से भी 2 नंबर पे मिल गया था, तो अगला प्रतिस्थापी था, लेकिन इसमें अगला कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि इन प्रतिस्थापियों का नाम क्या है। अच्छा, इसका नाम तो होता है मेथिल, इसका नाम क्या होगा? मेथिल, और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा? एथिल होगा। ठीक है, और ये कितने नंबर पे? 3 नंबर पे 3 एथिल, और ये कितने नंबर पे प्रेजेंट है? ये तो अपने पास क्या है? एथिल है, और ये क्या है? मेथिल है। ठीक है, अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन आता है? ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। ठीक है, अब एथिल जिधर नजदीक होगी है ना, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब इधर से देखिए एथिल, अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबरिंग मिल रही है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, और इधर से देखें तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे मिल रही है, मतलब है उधर ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो 4 नंबर मिल रहा है एथिल को, और इधर से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे। मतलब कौन सी नंबरिंग सही हो गई अपने पास? नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, तो हम ऊपर वाली नंबरिंग को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाली नंबरिंग हटा दी है। अच्छा, अब ये अपने पास क्या है? मुख्य श्रृंखला भी चुन लिए अपन, और मुख्य श्रृंखला चुनने के बाद में नंबरिंग भी दे दी है, और पता भी कर लिए कि हमारे पास जो प्रतिस्थापी है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अच्छा,
प्रतिस्थापी का नाम लिखने से पहले उनकी स्थिति भी बताते हैं। अच्छा, ये कितने नंबर पे है? ये 3 नंबर। और ये कितने नंबर पे है? ये 4 नंबर पे है। ठीक है। और हमारे पास है मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला का नाम कैसे देते हैं? मुख्य श्रृंखला का अगर हम नाम की बात करें तो पहले एल्क में कितने कार्बन है? इसमें 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। ओके, उसके बाद में बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम में हमारे पास सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो ये तो मुख्य श्रृंखला का नाम हुआ। ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास क्या है? प्रतिस्थापी का नाम आता है। अच्छा, प्रतिस्थापी अगर हम इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा। पहले एथिल का नाम लिखा जाएगा, तो क्या आएगा इस कंपाउंड का? 3 एथिल। और उसके बाद में 4 मेथिल। और ये प्रतिस्थापी का नाम हो चुका है। उसके बाद में हमें निकला है मुख्य श्रृंखला। अच्छा, मुख्य श्रृंखला में हमारे पास है हेक्सेन। इस तरीके से इस कंपाउंड का क्या है? IUPAC नाम है। ठीक है। और ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। यदि कोई समूह एक से अधिक बार आए तो निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि मुख्य श्रृंखला का जो नाम लिखा जाता है वो किसके अनुसार लिखा जाएगा? एल्क प्लस बॉन्ड नेम के अनुसार लिखा जाएगा। ठीक है। और प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखा जाएगा? प्रतिस्थापी का नाम इस टाइप से लिखा जाएगा। पहले एल्क आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? एल्क आएगा। ठीक है। मुख्य श्रृंखला का नाम किसके आधार पर लिखेंगे हम? एल्क और बॉन्ड नेम। ठीक है। और प्रतिस्थापी का नाम किसके अनुसार लिखेंगे? एल्क प्लस एल के अनुसार लिखेते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अब देखेंगे, अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। कुछ कंपाउंड अपने पास उनका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उनका नामकरण देखते हैं। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है। जैसे मान लो कि अपने पास ये अपने पास का कंपाउंड है। सभी कंपाउंड कैसे है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सभी में क्या है? एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए अगर हम बात करें फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अपन, पहले तो लिखा जाता है साइड चेन। किसका नाम आएगा? साइड चेन। और उसके बाद में हमारे पास आएगी एल्क, मतलब है मेन चेन। क्या आएगी अपने पास? मेन चेन। ठीक है। तो साइड चेन और मेन चेन ये 2 ही चीजें आती है अपने पास। ठीक है। और जो साइड चेन है उस साइड चेन का नाम कैसे लिखा जाता है? साइड चेन का नाम लिखा जाएगा एल्क प्लस इल के अनुसार लिखा जाता है। और मेन चेन का नाम कैसा लिखा जाएगा? मेन चेन का नाम लिखा जाता है एल्क प्लस एन, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो एन काम में लेते हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं एल क्या है? कार्बन की संख्या। 1 कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन होता है ईथ, 3 कार्बन होता है तो प्रॉप, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स। इस तरीके से कार्बन की संख्या के अनुसार नाम लिखते हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले कंपाउंड की बात आती है। अच्छा, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में हमारे पास क्या है कि ये एक ही कार्बन का है तो लंबी श्रृंखला तो होगी नहीं अपने पास, क्योंकि एक ही कार्बन है। अगर नंबरिंग की बात करें तो एक ही कार्बन है। ठीक है। अब इसमें प्रतिस्थापी, क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। अच्छा, जितने भी कंपाउंड है यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी नहीं होगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर नंबरिंग की तो 1 और 2 इधर से भी कर सकते हैं क्योंकि कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। अच्छा, इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 ये नंबरिंग हो जाएगी। इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ऐसे इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अपन नंबरिंग इधर से ही करें, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है तो इधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इधर से भी कर सकते हैं। इसमें इधर से भी कर सकते हैं 1 और 2, इसमें ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं। जब अपने पास क्या लंबी श्रृंखला अपने पास से भी हो और कोई भी प्रतिस्थापी नहीं होता है तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अच्छा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नाम। अच्छा, इसमें अपने पास साइड चेन तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है। लेकिन अपने पास मेन चेन है। मेन चेन में अपने पास एक कार्बन है, एक कार्बन होता है तो क्या काम में लेते हैं? मेथ। ठीक है। तो 2 कार्बन आ जाए तो क्या काम में लेते हैं? ईथ। 3 कार्बन आता है तो क्या काम में लेते हैं? प्रोप। 4 कार्बन आ जाता है तो क्या काम में लेते हैं? ब्यूट। अच्छा, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या काम मिलेंगे? मेथ काम मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है
तो क्या काम मिलेंगे यहाँ पे एन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया, इस कंपाउंड का आईपीसी नाम देते हैं। तो ये देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर अपने पास क्या है कि एल्क में कितने कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए तो क्या काम में लेते हैं इथ। उसके बाद में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या काम मिलेंगे एन लिखा जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड का आईपीसी नाम हो गया। अब बात आती है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, साइड चेन तो है नहीं, मुख्य चेन ही अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एल्क आएगा। सबसे पहले एल्क में कितने कार्बन है, इसमें अपने पास है 3 कार्बन, तो लिखा जाएगा प्रो, ठीक है। उसके बाद में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या काम में आएगा अपने पास एन काम में आएगा, क्या काम में आएगा एन काम में आएगा, ठीक है। अब बात आती है इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो अपने पास क्या है कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 बार कार्बन के लिए क्या काम में आएगा ब्यूट, वो सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या काम में आएगा ब्यूटेन। अच्छा इस कंपाउंड का क्या नाम होगा आप बता सकते हैं, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा, क्या आएगा पेंटेन होगा, ठीक है। इसी प्रकार इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्सेन। अच्छा इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है हेप्टेन। इसी प्रकार इसमें कितने कार्बन है देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। सीधी श्रृंखला है, कोई भी साइड चेन है तो नाम केवल मेन चेन है अपने पास, ठीक है। तो मेन चेन होने की वजह से मेन चेन का नाम एल, उसके बाद में एन। एल में कितने कार्बन 8, तो लिखा जाएगा ऑक्ट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास एन आ जाएगा ऑक्टेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अच्छा इस कंपाउंड में चेक करते कितने कार्बन है, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9, कितने कार्बन आ चुके हैं इसके अंदर, 9 कार्बन है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें 9 कार्बन है, साइड चेन तो है नहीं, ठीक है। साइड चेन नहीं है तो हम नाम किसके अनुसार लिखेंगे, मेन चेन के अनुसार, एल के प्लस एन के अनुसार। एल में कितने कार्बन 9, तो 9 के लिए क्या काम में लेते हैं नॉन, और सिंगल बॉन्ड है इस वजह से क्या काम मिलेंगे एन काम मिलेंगे, तो नोनेन, क्या नाम हो जाएगा नोनेन, ठीक है। इसमें कंपाउंड की बात है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें कितनी कार्बन है 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम डेट, ओके। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लिख देंगे अपन एन लिखेंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड का क्या हो चुका है आईपीसी नाम हो चुका है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण के दौरान अगर कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है तो मेन चेन का नाम लिखते हैं। अच्छा मेन चेन का नाम कैसे लिखते हैं, एल प्लस एन के अनुसार। अच्छा अभी इन जो भी कंपाउंड है 10 कंपाउंड है उसके अंदर कोई भी प्रतिस्थापी नहीं था, अगर प्रतिस्थापी नहीं है तो प्रतिस्थापी का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम कुछ कंपाउंड ऐसे देखेंगे जिसके अंदर साइड चेन भी होगी, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हम देखेंगे कि अपने पास क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हमारे पास प्रतिस्थापी आ जाते हैं तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर मान प्रतिस्थापी नहीं होते तो मेन चेन का नाम लिखते हैं, मतलब है एल को और एन ही लिखते हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या के अनुसार नाम आता है और उसमें एन जोड़ते हैं। लेकिन प्रतिस्थापी आ जाए तो साइड चेन, मतलब साइड चेन हो और मेन चेन भी हो, ठीक है। तो देखते हैं तो साइड चेन का नाम किसके आधार पर करते हैं, एल प्लस एल के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें मेन चेन क्या है, ये अपने पास क्या है मेन चेन होगी, लंबी श्रृंखला है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास मेन चेन है, ये क्या है मेन चेन है, ठीक है। मेन चेन होती है मुख्य श्रृंखला, मेन चेन क्या होती है मुख्य श्रृंखला होती है, ठीक है। अब मेन चेन है अपने पास और ये अपने पास क्या है, ये है साइड चेन, ये है साइड चेन, ठीक है। साइड चेन मतलब है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में मेन चेन का नाम लिखते हैं। अच्छा सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का नाम किसके आधार पर लिखते हैं, पहले एल का नाम लिखते हैं उसके बाद में एल। अच्छा एल में कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन। अच्छा एक ही कार्बन इसमें एक कार्बन होता है तो क्या लिखते हैं अपन मेथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेथ, और उसके बाद में क्या लगाना है एल लगाना है, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर ये मुख्य श्रृंखला है और मुख्य श्रृंखला मेन चेन है। मेन चेन का नाम किसके आधार पर करते हैं, एल प्लस एन, किसके आधार पर करेंगे एल प्लस एन के अनुसार करते हैं।
एल्क में कितने कार्बन है। अब ये देखेंगे अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 तीन ही कार्बन इसके अंदर, 3 कार्बन होता है तो क्या काम में लेते हैं, प्रोप। ठीक है, क्या काम में लेंगे, प्रोप। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रोप और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नाम होगा। अब ये भी देखेंगे कि अपने पास जो प्रतिस्थापी है वो कितने पोजीशन पे है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे स्थिति भी बताएंगे अपन, क्या बताएंगे, स्थिति। ठीक है, तो एल्क है अपने पास, उससे पहले क्या बताते हैं, स्थिति। अच्छा, ये कितने नंबर पे है आपका, साइड चेन है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 मेथिल। क्या लिखा जाएगा, 2 मेथिल। ओके, और उसके बाद में ये तो हमारे पास क्या है, ये साइड चेन है, ये अपने पास साइड चेन है और साइड चेन का नाम क्या हो गया, 2 मेथिल। और मुख्य चेन का नाम क्या है, प्रोपेन। तो नाम कैसे देखते हैं, साइड चेन और उसके बाद में मेन चेन। अच्छा, साइड चेन का नाम क्या है, साइड चेन का नाम है 2 मेथिल, इसका नाम क्या है, 2 मेथिल। और उसके बाद में मेन चेन है अपने पास प्रोपेन, ये आ गया प्रोपेन। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आ गया ये नाम कैसे हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात आती है। नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में सबसे पहला बात करते हैं कि कैसा कंपाउंड है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, मुख्य श्रृंखला चुनते हैं। अच्छा, मुख्य श्रृंखला की बात आती है तो अगर हम बात करें सीधी श्रृंखला की बात आए तो 1 2 3 4 ही कार्बन आते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन आते हैं, 6 कार्बन। तो हम क्या एक काम करते हैं, इसको मेन चेन बना लेते हैं। ये अपने पास क्या है, ये मेन चेन है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये है मेन चेन। ठीक है, मेन चेन का मतलब क्या होगा, मुख्य श्रृंखला। क्या होगी, मुख्य श्रृंखला। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है साइड चेन, ये है साइड चेन। ठीक है, और ये भी अपने पास यहाँ पे क्या बच चुकी है, साइड चेन, ये भी अपने पास है साइड चेन। ठीक है, सबसे पहले साइड चेन का नाम आता है और उसके बाद में मेन चेन का नाम आता है। लेकिन साइड चेन कितने नंबर में जुड़ी हुई, उसकी पोजीशन। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के नामकरण के दौरान सबसे पहले क्या करते हैं कि मुख्य श्रृंखला चुनते हैं, मेन चेन चुनते हैं। सबसे पहले हमने मेन चेन चुन लिए, उसके बाद दूसरा नियम है, दूसरा रूल है नंबरिंग करना। अच्छा, नंबरिंग करते हैं, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये देखेंगे 1 2 और 3 4 5 6। ठीक है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला प्रतिस्थापी 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इधर से बात करें तो पहला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। ओके, अगले प्रतिस्थापी की बात आए तो नेक्स्ट सेम पोजीशन पे आ रहा है 4, अगला प्रतिस्थापी 4 नंबर पे और अगला प्रतिस्थापी 4 नंबर पे। इसका मतलब हम नंबरिंग की तरह से भी कर सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर, क्योंकि सेम पोजीशन है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सुविधा के लिए हम ये वाली नंबरिंग रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिए, नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि ये साइड चेन है, साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, एल और उसके बाद में एल। अच्छा, एल के नाम से पहले भी अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्थिति भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, स्थिति भी लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब स्थिति, ये साइड चेन है। अच्छा, साइड चेन में कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, और एक कार्बन का है तो एल्क में क्या होगा, उसका 3 मेथिल होगा। ठीक है, एक कार्बन का है इसलिए 3 मेथिल होगा। अच्छा, ये भी है, ये कितने नंबर पे है, 4 मेथिल होगा। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर पे एक कार्बन है, मेथिल हो गया। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है स्थिति एल्क और उसके बाद में क्या लिखने वाले हैं, एल। ठीक है, अब एल के क्या होता है वो आपको पता है, क्योंकि एल के वही सेम है, एक कार्बन होता है तो मेन, 2 कार्बन होता है ये, 3 कार्बन प्रो और 4 कार्बन होता है तो ब्यूट काम में लेते हैं। ठीक है, मेन चेन का नाम, अच्छा मेन चेन का नाम लिखा जाता है एल और उसके बाद में बॉन्ड नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड नेम है अपने पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एन काम में आएगा, अपने पास क्या काम में आएगा, एन काम में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नाम। अच्छा, 3 मेथिल है और 4 मेथिल है, समान प्रतिस्थापी है, इसलिए इनके नाम से पहले डाई लगाएंगे। एक तो 3 नंबर पे है और एक 4 नंबर पे है, संख्या में समान है तो 3 4 डाई मेथिल। और ये अपने पास प्रतिस्थापी का नाम हो गया। उसके बाद में मेन चेन,
मेन चेन में ये देखेंगे कि इसमें एल्क में कितने कार्बन, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या आएगा हेक्स, और एन लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, हेक्सेन। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे अपन हेक्सेन। ये क्या हो चुका है, इस कंपाउंड का नाम हो चुका है। अच्छा ये देखेंगे 2 अंकों के बीच में कोमा लगाते हैं, ठीक है। अंक और शब्द के बीच में हाइफन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। मैंने क्या बोला, 2 अंकों के बीच में तो क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, और अंक और शब्द के बीच में हाइफन, जो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे वाले को डैश वाले को क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ओके, समझ में आया। तो ध्यान रखना कि 2 अंकों के बीच में, यहाँ लिख देता हूं मैं क्या, 2 अंकों के मध्य, 2 अंकों के मध्य, ऐसे लिख देता हूं, अंकों के मध्य कोमा, कोमा मतलब है ऐसे, कोमा, कोमा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जबकि अंक व शब्द के मध्य हाइफन, हाइफन मतलब डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं, हाइफन का प्रयोग, हाइफन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, हाइफन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक कंपाउंड में आपको देता हूँ, उस कंपाउंड का आप हाइड्रोजन से नाम देना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ कार्बन लिख दिया और यहाँ पे कार्बन लिख दिया, ठीक है। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इस कंपाउंड का आप क्या दोगे, इसका आईपीसी नाम दोगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास सबसे पहले साइड चेन और उसके बाद में मेन चेन, ठीक है। साइड चेन का नाम कैसे लिखेंगे, पहले एल को और उसके बाद में एल के से पहले उसकी स्थिति। अच्छा, कार्बन की स्थिति, कार्बन की संख्या के अनुसार ये तो मेथ हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ईथ हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा। इसके किसी प्रकार इधर, ठीक है। मेन चेन का नाम कैसे लिखेंगे, पहले एल और उसके बाद में एन लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए हमने रूल्स देखे हैं। अच्छा, अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो उनके मुख्य श्रृंखला के चयन के लिए हमारे पास 3 नियम आए थे। सबसे पहला नियम ये था कि लंबी श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आने चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम ये था कि कार्बन की संख्या बराबर आ रही है, लेकिन हमारे पास क्या है, प्रतिस्थापी आनी चाहिए फिर, ठीक है। जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे उसे मुख्य श्रृंखला मानेंगे। अब मेन चेन में कार्बन की संख्या भी बराबर होती है, प्रतिस्थापी भी बराबर है, लेकिन हम मेन चेन किसे मानेंगे, जो प्रतिस्थापी नजदीक आता है ना, जिस प्रतिस्थापी को अंकन कम मिलता है उसे हम मेन चेन मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने नंबरिंग के लिए नियम पढ़े हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर प्रतिस्थापी नजदीक आए। अगर मेन चेन में प्रतिस्थापी की स्थिति समान आती है दोनों तरफ से, पहले प्रतिस्थापी तो अगले प्रतिस्थापी के अनुसार करते हैं, और अगर मान लो अगला प्रतिस्थापी नहीं है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या करते हैं, अंकन करते हैं, ठीक है। और नामकरण भी क्या करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रतिस्थापी आ जाता है एक से ज्यादा तो उनका नामकरण किसके अनुसार, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो और दूसरा ये ध्यान में रखना कि अगर मान लो कि अपने पास क्या है, एक से समान प्रतिस्थापी एक से ज्यादा आ जाते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने ये देखा है कि हम नामकरण के दौरान क्या है कि स्थितियां बतानी पड़ेगी, तो 2 अंक आ सकते हैं, 2 से ज्यादा आ सकते हैं, तो अंकों के बीच में कोमे का प्रयोग करेंगे, कोमा, और अंक और शब्द के बीच में हाइफन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आईपीसी नामकरण के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।